हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं SBI PO एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में। आपको कोर्स मटेरियल्स या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप knowledgeist.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं कि कैसे और क्या स्ट्रेटजी रखनी होगी जिससे कि आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर ना हो, आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचें। कट ऑफ के बारे में नहीं देखेंगे, कट ऑफ के बारे में डिटेल्ड देखेंगे। ओके, नाउ और क्या देखेंगे हम? और देखेंगे कि किस तरह से हम पढ़ाई शुरू करें। बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और किस तरह से हम पढ़ाई शुरू करें, किस तरह से अपने टाइम को किस पार्ट में लगाएं और कैसे टाइम इन्वेस्ट करें ताकि हमें उसका एक गुड रिजल्ट मिले। एग्जाम का कट ऑफ फिर देखेंगे, एग्जाम के कट ऑफ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए ये सब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। नाउ आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। जो बैच हमारा चल रहा है फ्री बैच का, उसका जिसकी सभी अपडेट आपको टेलीग्राम SBI PO क्लासेस पर मिल जाएगी, जहां पर रोज सुबह 11 बजे आपको पढ़ाया जा रहा है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ वन थिंग मोर, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो 59 रुपीज़ का ये ज्वाइन बटन है, इसको ज्वाइन कीजिए और 59 रुपीज़ पे कीजिए तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। वन थिंग मोर, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको PDF सभी क्लासेस की अवेलेबल हो जाएंगी। मंथली RBI सर्कुलर, जिस्ट और बैंकिंग अफेयर्स भी अवेलेबल होगा। एक्सेस टू मेंबर्स ओनली वीडियो एंड क्लासेस, फ्री एक्सेस टू ऑल अपकमिंग ई बुक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। नाउ कट ऑफ की बात कर रहे थे हम। ओके, जनरल का कट ऑफ जो है वो क्या है? 58.5 है। किसका? प्री का। तो आप क्लियर होगा आपको 60 मिनिमम बियरेबल मार्क्स आपके 60 होने चाहिए। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो मिनिमम गिरते पड़ते आपको 60 तक आना है, ठीक है ना। जो भी आप टेस्ट प्रैक्टिस करें उसमें आपकी 60 कम से कम आनी चाहिए। नाउ इसी तरह अगर आप देखें OBC का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो 56 है। SC का कट ऑफ 50 है। ST का कट ऑफ 43.75 है एंड EWS का कट ऑफ 56.75 है। अगर आप ये 60 टारगेट बना के चलते हैं तो आप सब इसमें कवर हो जाएंगे और आपका कट ऑफ बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो टारगेट क्या रखना है आपको? कम से कम 60। अभी अगर इस साल की बात करें तो वो भी छोड़ दीजिए, 62 के आसपास आप रखिए ताकि सेफ साइड है ये। 60 अगर कट ऑफ जाए तो भी आप सेफ साइड में रहें, ठीक है ना। नाउ अब मेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, प्री और मेंस ये हमेशा जब भी आप लेके चलें तो पैरेलल लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर बाद में मेंस की सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे। ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी और वो पक्का इंसान वो डूब जाएगा, क्योंकि 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन नहीं हो सकती मेंस की। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए आप चाहें तो शुरू में 10 दिन आप सिर्फ प्री की कर सकते हैं, देन फिर मेंस के साथ प्री की करनी होगी आपको। ओके, या फिर आप चाहें तो ऑल्टरनेट डेज शुरू से लेके चल सकते हैं, एक दिन प्री एक दिन मेंस, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन प्री और मेंस को आपको पैरेलल लेके चलना होगा। ओके, नाउ जनरल की देखिए यहाँ कट ऑफ मेंस की अगर हम बात करें तो 88.93 है। ये कट ऑफ है, याद रखिएगा, ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 90 भी लाते हैं तो आप कट ऑफ पार कर लिए, एग्जाम क्लियर हो गया, खुश हो लीजिए, दैट्स इट। लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो ये खुश होने वाला नंबर नहीं है। एटलीस्ट आपको 110 प्लस नंबर लाने होंगे, तब आप कुछ सोच सकते हैं कि हाँ आप फाइनल सिलेक्शन की ओर हैं। नाउ OBC का कट ऑफ आप देखिए 80.96 है। SC का कट ऑफ 73.83 है। ST का कट ऑफ 66.86 है। EWS का कट ऑफ 84.60 है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा 110 प्लस को टारगेट सभी लोग करें तो जाहिर सी बात है आप लोग भी डाउन होते होते एक ऐसा फिगर पे आएंगे जहाँ पर आप अपने कोर्स को या अपने जो भी टारगेट है, अपने एम को आप अचीव कर लेंगे। अब थोड़ा सिलेबस के बारे में या कहें कि पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आती है आपकी, 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ये सिर्फ आपको इसमें 20 मिनट मिलते हैं। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, 35 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपको 20 मिनट मिलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी आती है जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी आपको 20 मिनट मिलते हैं। ये टोटल सब कुछ 100 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको सिर्फ 1 घंटे दिए जाते हैं। अब बात करें, अगर 100 क्वेश्चन है, ये 100 मार्क्स हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 1 आवर्स मिलते हैं ना। अब बात करें इसमें, भाई जो आएगा वही लगाना है, जो सामने आ गया उसे लगाना शुरू कर देना है। लेकिन इसमें क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? इसमें स्ट्रेटजी हो सकती है, आपको क्या करना है इसमें आपको क्या करना है, देखिए
15 मिनट्स आप इंग्लिश में आराम से दे सकते हैं, 15 मिनट्स में इंग्लिश लग सकती है, ठीक है। तो 15 मिनट्स में इंग्लिश लगाइए, और जो बचे के 5 मिनट है, जाहिर सी बात है वो दूसरे में नहीं लगा सकते, तो बचे के 5 मिनट्स आप रिवीजन में लगाइए, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं वो आप एक बार रिवाइज कर लें तो सही हो जाए, और उससे आपकी जो स्कोरिंग है वो और इम्प्रूव हो जाए। नाउ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, सेम फंडा आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लगाना है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको इसी तरह के फंडे को अपनाना होगा और प्रैक्टिस इस पे करनी होगी, ठीक है। अगर आप रिवीजन का समय निकाल लेते हैं, या कहें कि 1-2 क्वेश्चन भी आप दोबारा रीचेक कर पाते हैं, तो ये आप समझिए कि आप पॉजिटिव वे में चल रहे हैं। सेम फंडा आपको रीजनिंग एबिलिटी में लगाना है, ठीक है। एक बार में रिवीजन का समय जरूर निकालना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। स्ट्रेटजी, प्री की स्ट्रेटजी तो यही है, ओके। नाउ अब बात करते हैं मेंस में क्या करेंगे। देखिए मेंस की पहले बात कर लेते हैं। नाउ रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड अगर बात करें, एक साथ आता है, जो कि 45 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 होते हैं, और जो मार्क्स होते हैं वो 60 मार्क्स होते हैं, जो कि आपका टोटली 60 मिनट्स दिया जाता है। यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर अगर आप देखें तो ओवरऑल मिला करके 60 मिनट्स आपको मिलते हैं, जो एक बहुत अच्छा और स्कोरिंग पार्ट है आपके लिए। यहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ डेटा एनालिसिस की अगर बात करें और इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो 35 क्वेश्चंस यहां से आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, और 45 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। जनरल इकोनॉमी की बात करें, या जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, जिसकी प्रिपरेशन आपको शुरू से करती रहनी चाहिए, या मतलब इसमें ये नहीं है कि हाँ आएगा तो पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तो फिर एक साथ आपके पास बंडल ऑफ कोर्सेज हो जाते हैं, फिर आदमी को समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ना तो जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस अगर प्रिपेयर करते हैं आप, तो इसमें 40 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स के हैं, और 35 मिनट्स में। मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है ये आपका, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको आता है तो सीधी टिक मार के आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, फिर आप तुक्का ही लगा सकते हैं, या आप उसे छोड़ सकते हैं। तो तुक्का तो लगाने वाली बात ही नहीं है, वरना माइनस मार्किंग है। तो इसलिए कहेंगे कि इसको आपको पढ़ के और समझ के जाना है, और फिर वहाँ ईजिली बहुत कम समय में आप इसको बना सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। ना फिर उसके बाद आती है बारी इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज है आपका 35 क्वेश्चंस मिलते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए 40 मिनट्स मिलते हैं। यानी कि कहें तो टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, और 3 आवर्स मिलते हैं, ओके। नाउ मैंने आपको कट ऑफ इसकी दिखा दी, ओके। कट ऑफ आप देख रहे हैं, यानी कि आपको कट ऑफ 110 प्लस चाहिए। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलते हैं तो आपकी कट ऑफ 110 प्लस पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रेटजी समझ रहे हैं आप, रिवीजन वाली स्ट्रेटजी को आपको जरूर पकड़ना होगा। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये सारी तो बातें हो गई, लेकिन फिर बात आती है सर पढ़ें कैसे, क्या पैटर्न होना चाहिए पढ़ाई का, ठीक है। बहुत लोग टाइम फिक्स करते हैं कि मैं दिन में, या बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दिन में सर 8 घंटा पढ़ लूँ या 11 घंटा पढ़ लूँ। देखिए अब हम उस पर बात आती है। देखिए कभी भी दिन में टाइम डिसाइड मत कीजिए, डू नॉट फिक्स योर डेली टाइम लिमिट, ओके। 8 आवर्स 10 आवर्स ये बिल्कुल गलत है। आपको करना क्या है, आपको टॉपिक फिक्स करने हैं। आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, कल मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, परसों मुझे ये टॉपिक खत्म करना है। एक चार्ट होना चाहिए आपके पास, और छोटे छोटे टारगेट्स आपको बनाने होंगे। एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा गोल होना चाहिए। वेट अ मिनट, एक बड़ा गोल होना चाहिए, देन फिर इस पर आते हैं हम। यहां थोड़ा सा बात समझ लीजिए। एक बड़ा गोल होना चाहिए, और इस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए। अब ये सब कहने में बातें अच्छी लगती हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। एक बड़ा गोल है, सपोज कीजिए 3 मंथ्स के बाद आप इस गोल को अचीव करते हैं, तो इसे पाने के लिए क्या करना होगा आपको इसको 1 मंथ में तोड़ना होगा। यानी कि 1 मंथ में हम ये अचीव कर लेंगे, 2nd मंथ में हम ये अचीव कर लेंगे, और 3rd मंथ में हम ये अचीव कर लेंगे। नाउ अब 1 मंथ में ये कैसे अचीव करेंगे, इसको आप डे या वीकली डिवाइड कर लीजिए कि इस वीक में ये, इस वीक में ये, इस वीक में ये। अब इस वीक में कैसे करेंगे, ये आप डे वाइज डिवाइड कीजिए, ओके। ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न से आप चलते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो पहुंचा देती है आपको आपके गोल के पास। आप रेगुलरली मोटिवेटेड रहेंगे। समझ रहे हैं आप बात को। नाउ अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे कोर्स में मैंने ये खत्म कर लिया, ये खत्म कर लिया, ये खत्म कर लिया, और अब ये बाकी है। इस तरह से चलना होगा आपको। अब आप कहेंगे सर मुझे पूरा कोर्स खत्म कर लें, उसके बाद टेस्ट दें, या टेस्ट दें,
बहुत लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि क्या पूरा पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज देंगे। गलत धारणा है ये, ठीक है ना, गलत सोच है ये। करना क्या है आपको, कॉन्सेप्ट्स पढ़िए और अभी आते हैं उस पर। फिलहाल पढ़ाई करने के बाद, या बहुत कुछ तो आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़िए और उसके बाद 2 दिन या 3 दिन के बाद से टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक ओवरव्यू लीजिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिए। उससे बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि मुझे किस पे वर्क ज़्यादा करना है, किस पे कम करना है। आते हैं उस बात पे, लेकिन पहले हम टारगेट डिसीजन की बात की है कि आपको एक टारगेट डिसाइड करना है और उसको, अब टाइम मत डिसाइड कीजिए कि मैं रोज आधे घंटे पढ़ूंगा। इससे क्या होगा कि टाइम भी खत्म हो जाएगा और टॉपिक भी खत्म नहीं होगा, और वही टॉपिक आप दूसरे दिन फिर लेके बैठेंगे और इस तरह क्या होगा कि टाइम बढ़ता चला जाएगा लेकिन आपके टॉपिक नहीं खत्म हो रहे होंगे। तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है, आपको टॉपिक वाइज चलना है ना। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे। देखिए, सबसे पहले जो बिगनर्स हैं उनके लिए खास करके, और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी है, लेकिन बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, जो प्रीवियस पेपर पैटर्न है सबसे पहले आप उसे देखें। यानी कहने का मतलब क्या है कि लास्ट के 2-3 ईयर्स के पेपर उठाइए, उन्हें देखिए, उन्हें समझिए कि क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एनालिसिस करने के बाद अब फिर उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, आपको जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है आप वीडियो के थ्रू भी देखिए, उससे भी समझिए। जो अभी आपको मैंने बताया SBI PO क्लासेस जो चल रहा है, आप उनके थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी ट्रिक्स है, वो सारे सीखिए। कई बुक्स आपको अवेलेबल होंगी, आपके पास बड़ी होंगी, आप उनसे भी सीखिए, ठीक है ना। तो ये आप जब सीख जाएं, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए आपने, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने 5-6 कॉन्सेप्ट सीख लिए या 2-3 चैप्टर्स खत्म कर लिए, 9 फिर अब आप आते हैं कुछ ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कहीं से भी आपको ऑफलाइन PDF की प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, बहुत जगह फ्री ऑफ कॉस्टली अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस मटेरियल, आप उसको आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से जाकर के कुछ ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, कि हाँ देखिए फिर मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं, क्या मुझे ये आता है, क्या मुझे आने लगा। तो उससे आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी कि हाँ आपको वो क्वेश्चन जो है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार हो जाएंगे। नाउ फिर क्या करेंगे, जब आपको कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, या कहें कि 2-4 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएं, तो फिर आप 1-2 टेस्ट सीरीज दे दीजिए, ठीक है, या कहें 1-2 टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप 1-2 टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा किसमें आपका समय ज़्यादा लग रहा है और किसमें कम लग रहा है, पहली चीज़। लेकिन अभी आपको समय पर ध्यान नहीं देना है। अभी आपको क्या ध्यान देना है, मेरा क्या क्वेश्चन लग पा रहा है या क्या क्वेश्चन मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन मैं लगा पा रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। तो जो क्वेश्चंस आप नहीं लगा पा रहे हैं उनको देखिए कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहा हूँ, कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चंस हैं, उन टॉपिक को जाकर के फिर कवर कीजिए। ओके, नाउ वो टॉपिक कवर हो रहे हैं, फिर टेस्ट दीजिए, फिर उन टॉपिक्स को कवर कीजिए। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको टेस्ट एनालिसिस से आपको क्या होगा, स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस पता चलेगी, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको अपनी वीकनेस पे काम करना है, ठीक है। जो आपको मैंने बताया, जो चैप्टर्स वीक हैं, जहां जिन पोर्शंस पे वीक हैं, वीडियोस देखिए, जो भी सर की वीडियोस आ रही हैं, नॉलेजेस पे जो वीडियोस पड़ी हैं, वो सारी वीडियोस देखिए, उनसे समझिए और फिर जो है उसे अपनी वीकनेस को दूर करने में लगाइए। नो, फिर जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसको आप प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि मेरा नंबर इसमें बड़ा अच्छा आ रहा है, उससे भूल मत जाइए, उससे डेली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे क्या फायदा होगा, ये जो स्ट्रेंथ है आपकी, ये बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। जिसके कारण क्या होगा, ये स्ट्रेंथ के कारण क्या होगा कि जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर सकते थे, अब वो क्वेश्चन आप 1 ही मिनट में करेंगे। तो यहाँ आपका फायदा ये होगा कि इस क्वेश्चन का जो समय है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो टाइम है, वो अब 1 मिनट लग रहा है। तो 1 मिनट आप कौन से क्वेश्चन लगाएंगे, जो आपके लिए हार्ड पड़ रहा था, जहां पर आप वीक पढ़ रहे थे, उसके लिए आपने वहां से समय चुरा करके यहाँ लगा दिया। यही स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, जब आपने फाइनली अपने स्ट्रेंथ पे, अपनी वीकनेस पे वर्क कर लिया और आपके चैप्टर्स तैयार हो गए, फिर आप डेली, यानी कि डेली कहें तो ऑल्टरनेट डेज पे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है। ऑल्टरनेट सीरीज मतलब, चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, एक दिन आप टेस्ट दीजिए और एक दिन गैप कीजिए, देन फिर एक दिन टेस्ट दीजिए, फिर एक दिन गैप कीजिए, फिर एक दिन टेस्ट दीजिए एंड देन गैप। क्यों? क्योंकि एक दिन टेस्ट दीजिए, उसके बाद दूसरे दिन बैठ करके पूरा एनालिसिस कीजिए और पूरे पेपर को सॉल्व कीजिए। खैर, सॉल्व तो आप उसी दिन कर लेंगे टेस्ट देने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे दिन उसका एनालिसिस कीजिए, क्या कि अब मेरे अंदर कौन सी वीकनेस रह गई, कौन सा स्ट्रेंथ है और कौन सी मेरी वीकनेस है। ओके,
स्ट्रेंथ और वीकनेस पे तो वर्क करेंगे ही करेंगे साथ में, लेकिन इसके साथ साथ अब आपको क्या देखना है कि मुझे कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, कौन सा क्वेश्चन या कहें कि किस पार्ट को, किस पोर्शन को, मैथ पोर्शन को या रीजनिंग पोर्शन को मेरे अंदर कौन सा टाइम लग रहा है, किसमें हम जो है वो और समय बचा सकते हैं ताकि हम रिवीजन के लिए समय निकाल सकते हैं। फिर आपको इस पैटर्न पे वर्क करना है। तो कहने का मतलब टेस्ट दिया फिर एनालाइज किया, फिर टेस्ट दिया फिर उसे एनालाइज किया, तो टेस्ट फिर एनालिसिस। इससे क्या होता है, अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे टेस्ट सीरीज को, अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो टेस्ट देना आपका बेकार है। टेस्ट सीरीज छोड़ दीजिए, मत दीजिए। इसलिए टेस्ट को एनालाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टेस्ट सीरीज को देना इंपॉर्टेंट है उतना ही टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट जब आप एनालाइज करते हैं तब आप टेस्ट में ग्रो करते हैं। टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत लोगों के सेम नंबर आते रहते हैं। 80 है तो 89 आ जाएगा, कभी क्या होगा कि 79 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी रेंज में ऊपर नीचे होते रहेंगे वो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे होते हैं। चलिए, आई थिंक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। ओके, आप ये हमारी ये लिंक्स हैं, आप इन लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इनसे आप जोड़ सकते हैं हमसे और विजिट कर सकते हैं knowledge.in को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।